वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आज यूपीपीएससी के लिए ये प्रैक्टिस टेस्ट है 84 नंबर का। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 84 तक पहुँच सकते हैं। इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्नों पर। और जितने भी स्टूडेंट यूकेपीएससी वाले हैं साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। और जितने भी स्टूडेंट यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो भर सकते हैं, फॉर्म आ चुका उसका। तो पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम प्राक्कलन समिति का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। देखिए, समितियां हैं पॉलिटी की, पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। प्राक्कलन समिति हो गई, लोक लेखा समिति हो गई, सार्वजनिक उपक्रम समिति हो गई। इनसे कई प्रश्न बनते हैं, चाहे इनके सदस्यों का कार्यकाल हो गया, इसमें कितने सदस्य होते हैं, कितने सदस्य हैं तो लोकसभा के कितने, उसमें राज्यसभा के कितने, ठीक है, कार्यकाल, और इस समिति का जो अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, ये सारे प्रश्न बनते रहते हैं एग्जाम में। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था पहली बार 1950 में। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था। अब इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न भी है, इसका उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, प्राक्कलन समिति में सभी सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं और प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 2 साल का होता है। कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, जैसे लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 साल का होता है, वैसे ही प्राक्कलन समिति का कार्यकाल भी 1 साल का ही होता है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से लिए जाते हैं। ठीक है, तो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट। तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा का इसमें कोई भी प्रतिनिधि नहीं होता है। और इस समिति का कार्यकाल 1 साल का होता है, ना कि 2 साल का। और इस समिति के जो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, समिति के सदस्यों में से ही। किसी भी मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं किया जा सकता, ये भी याद रखिएगा। नंबर 3 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वार्षिक बजट से संबंधित है? वार्षिक बजट का तो प्रावधान है ही नहीं उसमें तो वार्षिक वित्त विवरण की बात की गई है, लेकिन फिर भी इसको जोड़ कर देखते हैं। फिलहाल अपना उत्तर 112 है, सी है इसका आंसर। तो संविधान में बजट को वार्षिक वित्त विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 112 में है। और संविधान में बजट शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है, ये चीज़ याद रखिएगा। स्टेटमेंट बनाकर पूछा है प्रश्न, स्टेट पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी। नंबर 4 पर आ जाइए। पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों में से किसे सबसे पहले गठित किया गया था? ये तो सबसे पहली वाली होगी। अगर सबसे अंत में पूछते तो सबसे अंत में कौन सी है? सबसे अंत में है पीके थुंगन, 1988 की है ये। और सबसे पहली है, वैसे तो बलवंत राय मेहता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है बलवंत राय मेहता, तो अशोक मेहता हो गई फिर 1977 की। उसके बाद जीवी के राव हो गई 1985 में, और एलएम सिंह भी हो गई 1987। तो उपरोक्त दी गई समितियों में अशोक मेहता समिति का गठन सबसे पहले किया गया था। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित की गई थी और इसने अपनी रिपोर्ट अगले साल यानी 1978 में प्रस्तुत की थी। उसी प्रकार बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित की गई थी और इस 1956 में गठित की गई थी। इसने अपनी रिपोर्ट अगले वर्ष यानी 1957 में जो है वो दी थी, इसने 56-57 लिखा है। जीवी के राव समिति की बात करें तो 1985 की है। एलएम सिंघवी की बात करें तो 1987, और सबसे अंत में है पीके थुंगन समिति 1988। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, बड़ा पूछा गया एग्जाम में। बलवंत राय मेहता के नाम से, बीआर मेहता के नाम से पूछा गया। एक चीज इंपॉर्टेंट है, इनका कालानुक्रम बड़ा जरूरी है, याद रखना है आपको। नंबर 5 पर आ जाइए। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। भारत एक गणतंत्र कैसे पता चलेगा? देश स्वतंत्र है या देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है, या राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है? सबसे अच्छा उत्तर इसका पहला, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। किसके द्वारा होगा? जनता के द्वारा। तो गणतंत्र का आशय है राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होता है, ठीक है, वंशानुगत नहीं होता वो। और भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। नंबर 6 पर आ जाइए। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? कब अपनाया गया था? जिसको गाने में लगते हैं लगभग 52 सेकंड का समय लगता है, 1950 में। तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया और संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने का समय लगभग कितना है? 52 सेकंड। नंबर 7 पर आ जाइए। सिक्किम भारत का संयुक्त राज्य बनाया गया था कब? देखिए, दो तरह से इसमें सवाल पूछे जाते हैं कि सिक्किम को भारत का सह राज्य कब बनाया गया और पूर्ण राज्य कब बनाया गया।
तो सहराज्य या संयुक्त राज्य बनाया गया 35वें संविधान संशोधन के द्वारा और पूर्ण राज्य बनाया गया 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका आंसर सी है। तो 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया या शहर राज्य के रूप में शामिल किया गया। और 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया और यह बनने वाला भारत का 22वां राज्य था। नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित है, यानी इसमें बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की, यानी यह राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, DPSP है। और यह आर्टिकल है 51, अनुच्छेद 51। ठीक है, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 51। अनुच्छेद 50 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं उसको भी, वह है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक करना। अच्छा, ऊपर अनुच्छेद 380 था, तो उसमें क्या है? इसे संविधान द्वारा 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के तहत निरस्त किया गया था और यह अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान के साथ काम करता था पहले। अच्छा, एक 312 भी था, 312 बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार है और इन सभी अखिल भारतीय सेवाओं में जो भर्ती करती है वो करती है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघ लोक सेवा आयोग। एक अनुच्छेद 60 भी था ऊपर ऑप्शन में। तो अनुच्छेद 60 में कहा गया कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ या प्रतिज्ञान लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है, भुनाया जा सकता है। यह वक्तव्य किसका है, किसने कहा था ऐसा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में? भीमराव अम्बेडकर ने नहीं कहा था, राजेंद्र प्रसाद ने नहीं कहा था, या तो KM मुंशी हैं या KT शाह हैं। KT शाह ने कहा था ऐसा। तो KT शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांत है। देखिए, धर्म की स्वतंत्रता तो एक मौलिक अधिकार है, यह अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है, फंडामेंटल राइट है। विधि के समक्ष समानता, विधि मतलब कानून के समक्ष समानता, यह अनुच्छेद 14 है, यह भी जो है मूल अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, ये भी मूल अधिकार हो गया। तो समान नागरिक संहिता यही हो गया फिर राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए, मूल अधिकार जो है हमारे भाग 3 में है और अनुच्छेद कौन सा है? 12 से लेकर 35 तक है। और इसके बाद भाग 4 आता है 3 के बाद, उसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो वो 36 से होंगे। ठीक है, क्योंकि 35 तक तो मूल अधिकार हो गए, तो 36 से लेकर कहाँ तक है? 36 से लेकर हैं 51 तक। तो संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करना नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें तो अनुच्छेद 19 में, कानून या विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में, और धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। नंबर 11 पर आ जाइए। फंडामेंटल ड्यूटीज, निम्नलिखित में से कौन भारत में मौलिक कर्तव्य है? देखिए, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में तो थे नहीं। एक संविधान संशोधन हुआ था इनके लिए, 42वां संविधान संशोधन 1976, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें जोड़ी गई, ये भी जोड़े गए। अब जोड़े गए होंगे तो किसी न किसी भाग में गए होंगे, तो भाग 4 में गए। ठीक है, भाग 4 में गए तो भाग 4 का बनाया होगा इन्होंने, ठीक है, या ए बनाया होगा। उसमें भी ये 11 हैं कम से कम अभी वर्तमान में। ठीक है, तो ए से लेकर के तक होंगे। तो टोटल हो गए 11। ठीक है, पहला अनुच्छेद 50 है, ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ये तो होगा नहीं। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना अनुच्छेद 17 मौलिक अधिकार है, ये भी नहीं होगा। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, यहाँ मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित या सुरक्षित करना, तो हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना जो मौलिक कर्तव्य है, और यह अनुच्छेद 51A के चा में, ठीक है, शामिल है।
यानी इंग्लिश में देखें तो 51A में, ठीक है, ए से लेकर के तक टोटल 11 है ना, तो इन्हीं के बीच में है ये। 12वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, उन पद त्याग हो गया किसी वजह से या हटा दिए गए वो, तो पद रिक्त हो गया राष्ट्रपति का। अब इसको कितने समय के भीतर भरना है? 6 महीने के भीतर। तो भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, पद त्याग कर दें वो या हटा दिए जाएं, तो जो पद खाली हो जाता है उसको 6 महीने के भीतर भरना चाहिए। नंबर 13 पर आ जाइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? कौन सा अनुच्छेद है ये? 111। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेंगे या अपनी स्वीकृति को रोक लेंगे अथवा विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदनों को लौटा सकते हैं अगर विधेयक धन विधेयक नहीं है तो, ठीक है, मनी बिल होगा तब उनको सिग्नेचर करने के लिए बाध्य हैं वो। नंबर 14 पर आ जाइए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ठीक है, दो तरह से सवाल पूछा जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो आहूत की जाती है, ठीक है, और ये संयुक्त बैठक जो बुलाई जाएगी वो साधारण विधेयक के लिए बुलाई जाएगी, संविधान संशोधन विधेयक के लिए, धन विधेयक के लिए नहीं बुलाई जाती। तो जो आहूत की जाती है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और अगर ये आहूत हो गई तो इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति यदि हो जाती है तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है, और 118 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, 118 मतलब अनुच्छेद 118 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति? एजी यानी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य का राज्यपाल यानी गवर्नर। तो 76 में इसका प्रावधान है। 148 इन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति की द्वारा की जाती है, गवर्नर की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। सारे के सारे हो गए, डी है इसका आंसर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। 16वां प्रश्न, भारतीय संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है। कौन सा अनुच्छेद है ये? 160 या 62? अनुच्छेद 160 ऑप्शन नंबर ए। तो संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। नंबर 17 पर आ जाइए, संसद के राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? स्वयं राष्ट्रपति? नहीं। लोकसभा अध्यक्ष? नहीं। राज्यसभा के सभापति? नहीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल? हाँ। तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित होती है। नंबर 18 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बड़ा पूछा जाता है ये। एकमात्र राष्ट्रपति हैं वो एन संजीव रेड्डी यानी नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं, और उनके कार्यकाल की अवधि है 1977 से 1982 तक। नंबर 19 पर आ जाइए, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है? ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे हैं बीबी गिरी। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे थे। वे 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। नंबर 20 पर आ जाइए, राष्ट्रपति भवन को निम्नलिखित में से किसने डिजाइन किया था? एडवर्ड स्टोन या एडविन ल्यूटियंस या तरुण दत्त या फिर ली कोरबसियर? एडविन ल्यूटियंस ने, ठीक है, सी है इसका आंसर। तो ब्रिटिश वास्तुकार एडविन ल्यूटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। यह भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। इस भवन के निर्माण के पश्चात इसे वायसराय का आवास के रूप में जाना जाता था,
और 15 अगस्त 1947 को इसका नाम परिवर्तित करके सरकारी आवास कर दिया गया। और जब राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, उस समय से इसको राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाने लगा और आज भी ये राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाता है, यानी प्रेसिडेंट हाउस। कहाँ पर है ये? दिल्ली में है। तो ये 20 प्रश्न थे इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। जितने भी स्टूडेंट यूके पीएससी वाले हैं वो साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें।